अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को ज़रा हम लोग देखेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। अच्छा, हम लोगों ने इन्फ्लेशन को तो देख लिया था। इन्फ्लेशन हमें पता है क्या होती है, जब प्राइस लेवल आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। डिफरेंट रीजंस हम लोग उसके पीछे देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडी का बढ़ जाना, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। तो बेटा ये चीज़, सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, इस शॉर्ट रन में आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, बट लॉन्ग रन में यही मल्टीप्लायर इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन में। और ये दो डायग्राम्स हम लोगों ने देखी थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का गिर जाना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेशन की, ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होता है, जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, मुल्क में ताकत नहीं होती, मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चल रही होती है, मुल्क में लोगों के पास नौकरी नहीं होती, तो बेटा ये हमारे पास तब डिफ्लेशन का केस आना शुरू हो जाता है। एक केस तो ये होता है जो बुरा होता है, और एक केस होता है जहां पर प्राइसेस गिर रही होती हैं बट एट द सेम टाइम जीडीपी भी बढ़ रहा होता है, और ये मुल्क के लिए अच्छा केस होता है। तो हम इन दोनों केसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा वो केस जिसके अंदर आपके हालात टाइट हो जाते हैं, वो कहलाई जाती है बैड डिफ्लेशन, ठीक है। वो होती है बैड डिफ्लेशन। और एक जहां पे आपके मुल्क के हालात काफी सुधरे हुए होते हैं, वो होती है गुड डिफ्लेशन। इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। बेटा पहले जरा आओ बैड डिफ्लेशन की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जरा डायग्राम बना लेता हूँ इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास जीडीपी, ठीक है। ये आ रहा है आपका एग्रीगेट डिमांड, ये आ रही है आपकी एग्रीगेट सप्लाई, एस एडी। यहाँ पे आ रही है आपके पास इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, और प्राइस लेवल पी, ठीक है। ये मैंने बेसिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनाया है। अब बात सुनिएगा, हमारे पास कहानी ये चल रही है, हमारे पास बेटा कहानी ये चल रही है इधर कि बैड डिफ्लेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। मुल्क में क्या हो रहा है, लेट से हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए। जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो बेटा उससे इनकम पे क्या अफेक्ट आएगा, इनकम हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इनकम कम होगी तो बेटा हमारी स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो बेटा हमारी कंजम्पशन कम होगी, और जब कंजम्पशन कम होगी तो उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपनी एडी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एडी को फॉल कर लेते हैं। लो भाई, आपकी एडी फॉल हो गई, आप आ गए एडी से एडी 1, आप आ गए इक्विलिब्रियम ई से ई 1। आपके पास प्राइसेस तो फॉल हो गई, यानी कि डिफ्लेशन का केस तो आपका फुलफिल हो गया कि आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है। जबरदस्त, प्राइस आपकी फॉल हो रही है, ये डिफ्लेशन का केस है। बट आपके जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, आपका जीडीपी फॉल हो रहा है, आपका जीडीपी फॉल हो रहा है। और बेटा आपका जब जीडीपी फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं एडी वाली ही चेन को फर्दर कंटिन्यू करूं, तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एडी कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर आपकी कम हो जाएगी, और डिमांड ऑफ लेबर जब कम होगी तो मुल्क में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है बैड डिफ्लेशन, जहाँ पे प्राइसेस तो कम हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जीडीपी भी गिर रहा है, और मुल्क में बेरोजगारी भी क्या हो रही है, मुल्क में बेरोजगारी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई मसले वाली बात बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सही। अच्छा, अगर इसी को हम लोग गुड डिफ्लेशन पे ले जाएं, तो गुड डिफ्लेशन में देखना जरा क्या केस होता है। क्या हो गया, गुड डिफ्लेशन में देखना जरा क्या केस होता है भाई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ अच्छी डिफ्लेशन की। अगेन केस वही है कि प्राइसेस गिरेंगी, बट इस बार डिफरेंट तरीके से प्राइसेस गिर रही हैं। मैं कहता हूँ कि लेट से गवर्नमेंट ने आपको दे दिया सब्सिडी। जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी तो उससे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी।
जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी तो बेटा उससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़नी चाहिए, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो लो बेटा वो ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट करेगा फ्रॉम AS टू AS1। ठीक है, इक्विलिब्रियम ई से E1। बेटा आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? आपकी प्राइस लेवल फॉल हो रही है। ठीक है, आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है। तो आपको एक बेनिफिट तो मिल गया कि आपकी प्राइसेस फॉल हो गई, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। बट बेटा आपकी जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? आपका जीडीपी भी बढ़ रहा है। आपका जीडीपी बढ़ रहा है। और बेटा आप खुद सोचो, जब प्रोडक्शन वगैरह आप बढ़ाने जाएंगे तो आपको ज़्यादा लेबर चाहिए होगा। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में क्या हो जाएगी? आप खुद यहाँ पे देखें, जब जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी आपके मुल्क में कम हो रही है। समझे बात को? तो बेटा ये कहलाया जाता है केस ऑफ गुड डिफ्लेशन। कोई टेंशन दोनों के बीच में? बैड और गुड का फर्क आप लोगों को समझ आ गया? व्हाट इज बैड डिफ्लेशन, व्हाट इज गुड डिफ्लेशन? बेटा कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर है बेटा? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? चलो हम लोग अपनी बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अपनी बात को बेटा फर्दर आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ज़रा देखते रहेगा। अच्छा बेटा, हमने एक केस समझना है जो अक्सर MCQs के अंदर आता है और अक्सर डेटा रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा होता है। आपको वो केस पता होना चाहिए। देखिएगा बेटा, ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। ठीक है ना? यहाँ पे आ गया मेरे पास इन्फ्लेशन का परसेंटेज, और यहाँ पे आ गई मेरे पास जीडीपी, या सॉरी टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा बेटा बात सुनो ज़रा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी बैठे हुए हैं 2015 में। सही है? 2015 में एक गुड़ है, उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपये। अच्छा, 2015 में महंगाई आई। लेट से महंगाई आ रही है 4% से। 2016 में महंगाई आ रही है 6% से। 2018 में, सॉरी 17 में महंगाई आ रही है 10% से। यानी कि अगर आप एक चीज़ को गौर से देखें, आपकी प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो परसेंटेज है ना आपकी इन्फ्लेशन का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। प्राइस तो बढ़ ही रही है, वो तो नज़र आ रहा है, बट इन्फ्लेशन का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो बेटा एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी प्राइसेस बढ़े, जहाँ पे आपकी प्राइसेस बढ़े और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन का परसेंटेज भी बढ़े। ठीक है? जो प्राइस का परसेंटेज है, सर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज लिखो, जो परसेंटेज है वो भी बढ़े, इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ये केस क्या कहलाया जाता है? इन्फ्लेशन कहलाया जाता है। और इन्फ्लेशन बेटा ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ लाइन जा रहा होता है, जैसे कि पॉइंट A से पॉइंट B, ये आपके पास इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या हो गया इंटरनेट को? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर गई A से B, ये आपका इन्फ्लेशन है। अब सुनो जरा क्या हो रहा है। 2018 में प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट लेट से 8% से। ठीक है? 2019 में प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट 5% से। 2020 में प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट 2% से। यानी कि अगर आप अभी इस केस को देखें तो क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि आपकी प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है, प्राइस अभी भी बढ़ रही है, बट परसेंटेज इंक्रीज क्या होती जा रही है? फॉल होती जा रही है। तो बेटा जब आपकी प्राइस बढ़े बट परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कम होती जाए, उसे हम लोग कहते हैं डिसइंफ्लेशन। ठीक है? और वो किस तरह रिप्रेजेंट होगा? वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, C और D। है पॉजिटिव साइड पे ही, है अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा फिर आगे सुनो। 2021 आया, अब प्राइसेस गिरना शुरू हो गई, ये हो गई -4%। अब प्राइस गिर रही है। 2022 में -6%। 2023 में -9%। बेटा यहाँ पे आपके पास प्राइसेस क्या हो रही हैं? यहाँ पे आपकी प्राइसेस कंटिन्यूसली फॉल हो रही हैं।
ये कौन सा केस कहलाया जाएगा? डिफ्लेशन का केस कहलाया जाएगा। और डिफ्लेशन हमेशा बेटा कहाँ आता है? नेगेटिव साइड के ऊपर। डिफ्लेशन कहाँ पे आएगा? नेगेटिव साइड के ऊपर। अब इसकी मिसाल ऐसे लें, 100 रुपये थी 2014 में प्राइस, यहाँ पे 104 हो गई, यहाँ पे 110 हो गई, यहाँ पे 120 हो गई। तो प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, परसेंटेज इंक्रीज बढ़ रही है। 120 थी यहाँ पे, ठीक है। प्राइस बढ़ी है बट 8% से, यानी कि 128। फिर 5% से 132। फिर 2% से 134। यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है? प्राइस अभी भी बढ़ रही है बट परसेंटेज इंक्रीज जो है ना वो कम हो रहा है। आगे सुनो, यहाँ पे 4% से गिरी है, 130 हो गया। फिर 6% से गिरी है, 124 हो गया। फिर 9% से गिरी है, 115 हो गया। अब प्राइसेस क्या हो गई है बेटा? 115। तो ये होता है हमारे पास केस पूरा इन्फ्लेशन का, डिसइन्फ्लेशन का और डीफ्लेशन का। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुनो। आप लोगों के पास एग्जाम में एक डेटा रिस्पॉन्स आएगा। वो डेटा रिस्पॉन्स कैसे बना हुआ होगा ज़रा देखना। केस उसका तकरीबन ऐसे ही होगा। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव साइड आ जाएगी, ये वाला हिस्सा नेगेटिव साइड आ जाएगी। ये आपके पास आ गया प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल आ गया। और ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है। और आपके पास एक केस गिवन है, ऐसे एक ग्राफ गिवन है, सही है। ये देखो, ये यूं ऐसे चढ़ रहा है। ठीक है। तो ऐसा एक आपके पास ग्राफ गिवन है। वापस से बना। ठीक है, ऐसा एक ग्राफ गिवन है। अब वो आपसे कहता है कि यार मुझे ज़रा बताओ ग्राफ में क्या हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ बातें आपने अपने पास याद रखनी है, जो आपने अपने आंसर में हाईलाइट करनी है। सबसे पहले बेटा आपने बताना है हाईएस्ट पॉइंट। आपके ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। फिर आपने बताना है लोवेस्ट। सही है। फिर आपने बताना है ओवरऑल ट्रेंड, किसी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। हाईएस्ट, लोवेस्ट और ओवरऑल ट्रेंड, और उसके पीछे के रीजंस। क्या मतलब है, सुनना बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक केस आता है, एग्जामिनर कहता है कि यार मुझे ना यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज़रा बताओ क्या हो रहा है। पहले तो बेटा मुझे ये बताएं आप लोग कि ये जो केस है ये क्या हो रहा है, ये वाला केस क्या है। इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डीफ्लेशन है, क्या है? देखो प्राइसेस का ट्रेंड देखो, कर्व देखो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों केसेस? जल्दी बताएं कि दोनों केसेस क्या है। बताओ भाई। अरे यस नो तो मैंने पूछा ही नहीं है। क्या, कहाँ गायब हो आप लोग, क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों केसेस क्या हैं। इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डीफ्लेशन है, क्या है ये दोनों केसेस? इन्फ्लेशन।
आप भी बताओ बाकी। बेटा ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन नहीं है, आप खुद देखो। पॉजिटिव साइड पे है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है। ये डिसइन्फ्लेशन है, ये डिसइन्फ्लेशन है। ठीक है। अब वो अगर आपसे कहे कि यार मुझे ना तुम, अब वो आपसे अगर कहे ये डिसइन्फ्लेशन है, ठीक है। अब वो अगर आपसे कहता है कि यार मुझे ना आप एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड बता दो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी समझाओ क्या हो रही है। ठीक है। तो कहानी समझिएगा। आप उसको बताना शुरू करेंगे पहले तो हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। फिर आप बताएंगे उसको लोएस्ट पॉइंट। देखो बेटा ये साइड किधर आ रही है, नेगेटिव में। इस पूरे कर्व में दो चीजें आपके पास नेगेटिव में आ रही हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यानी कि इस पूरे केस में डिफ्लेशन, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन कहाँ पे हो रही है, इधर और इधर खाली। ये आपका डिसइन्फ्लेशन का पार्ट है, ये आपका डिसइन्फ्लेशन का पार्ट। समझे बात को। पॉजिटिव साइड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है, डिसइन्फ्लेशन होता है वो, डिफ्लेशन नहीं होता। तो ये जो आपके पास इस लाइन के नीचे जितना भी है ना, ये सब डिफ्लेशन का पार्ट। सही है। तो आपने हाईएस्ट बताया, आपने लोएस्ट बताया, फिर आपने ओवरऑल ट्रेंड बताना है। ओवरऑल ट्रेंड आप कैसे बताएंगे, यहां से फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट को मैच करो। कर्व कैसा बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे कि भाई ओवरऑल तो देखो इन्फ्लेशन लेवल बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन आपने उसको ये भी बताना है कि यार देखो वो बढ़ी, उसके बाद काफ़ी कम हुई है, स्टीप डिक्लाइन आया है, फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी गई है, डिफ्लेशन हुआ है, फिर वहीं से एकदम से ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ी है। एक बहुत तेज़ ग्रोथ भी आई है प्राइसेस में वापस से आपके पास। ठीक है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होंगे, एग्जामिनर ने केस में दिया हुआ होगा जी क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। फिर वो सारी कहानी आपने उसको एक्सप्लेन करनी है किस तरह हो रहा है, और आपने फिर यहाँ पे रीजंस बताने हैं। ओवरऑल अगर इस कर्व को देखा जाए तो ओवरऑल बड़ा एक शेकी सा ट्रेंड है, अनइवन सा ट्रेंड है, कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है। समझे बात को बेटा, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती हैं, कोई मसले वाली बात। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब बात सुनो। देखो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के चार मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट के चार मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस को आपने कम से कम रखना है, कम से कम लोवेस्ट रखना है। सेकंड होता है बेटा आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखो हम लोग आगे जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि आपके मुल्क में जितने भी पैसे आए और जितने भी पैसे गए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, सेल्स की तौर पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर पे, किसी भी तौर पे, तो वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट। ये पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें चलनी चाहिए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी आपकी आ जाती है कि इट शुड बी पॉजिटिव थ्रू आउट। ठीक है। आगे जाके वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तीसरा केस होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना। अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, बेरोजगारी को कम से कम रखना। बेरोजगारी जितनी कम होगी उतनी मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होगी, उतना मुल्क में फायदा हो रहा होगा, उतना मुल्क में जीडीपी बढ़ रहा होगा, उतनी स्पेंडिंग पावर होगी, उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। फोर्थ केस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो लोगों को साथ लेके चलना है। हमने क्या कहते हैं, ओवरऑल मुल्क में फ़ायदा पहुंचाना है। ओवरऑल मुल्क में जो है वो हमने स्पेंडिंग करनी है, ओवरऑल मुल्क को नुकसान से बचाना है। तो जो आपके पास सारे फ़वाइद एक साथ हो रहे होंगे, यानी कि स्पेंडिंग पावर का बढ़ जाना,
लोगों की जो है वो ताकत का बढ़ जाना, और क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाना, पीने का साफ पानी आपको मिल रहा है, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, ये सब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट। समझते हैं बेटा बात को? तो ये सारी कहानी आपके पास आ रही होती है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है। अब अगर हम लोग आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन, मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा एक बात याद रखो, जब इतनी सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको एक साथ अचीव हो जाए। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेटा एक साथ आपको अचीव नहीं हो सकते, ठीक है? तो जब वो आपको एक साथ अचीव नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, लड़ाई आ रही होगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग इन्फ्लेशन के हवाले से जब देखेंगे, तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा? वो दो जो ऑब्जेक्टिव आपके हैं, प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। आपने इन दो केसेस का फड्डा क्रिएट करना है। आगे जाके जब हम लोग पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग देख रहे होंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जब हम लोग पॉलिसीज टू सॉल्व इन्फ्लेशन की बात करेंगे। क्लियर है बेटा कहानी सारी? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? बताएं जल्दी से, सारी बातें क्लियर है?